कि अगर हमारे सामने प्रोनाउन वर्ब के पहले होंगे तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होंगे, वर्ब के बाद में होंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। फिर कल के क्लास में मैंने बताया था दोस्तों कि यदि किसी भी सेंटेंस में हमको प्रेपोजिशन लिखा नज़र आ जाता है दोस्तों, तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद जो भी प्रोनाउन आएगा माय फ्रेंड्स वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसके बाद हमने कल कुछ ऐसे भी प्रेपोजिशन के बारे में दोस्तों मैंने चर्चा किया था जो हकीकत में प्रेपोजिशन तो नहीं होते हैं लेकिन प्रेपोजिशन का काम कभी कभी कर देते हैं। उन वर्ड्स को हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक मैंने बोला था पॉजिटिव प्रेपोजिशन और दूसरा बोला था नेगेटिव प्रेपोजिशन। यदि सेंटेंस पॉजिटिव प्रेपोजिशन के साथ में आता है, कोई भी प्रोनाउन पॉजिटिव प्रेपोजिशन के साथ आता है तो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा माय डियर, और यदि नेगेटिव प्रेपोजिशन के साथ में आता है तो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा माय फ्रेंड्स। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट थे जो बहुत अच्छे तरीके से मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया माय फ्रेंड, और हम आज उसी के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज आपके सामने उसी प्रोनाउन में कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर के हम दोस्तों आ रहे हैं। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। एक मिनट। सो माय फ्रेंड्स, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन का अगला सिलसिला दोस्तों मैं शुरू करता हूं। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा माय फ्रेंड्स प्रोनाउन में जी हाँ, आज मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमारे सामने सेंटेंस में लिखा मिल जाता है सब्जेक्ट वन दोस्तों, मान लिया सेंटेंस में हमको लिखा मिल जाता है सब्जेक्ट वन, और सब्जेक्ट वन के बाद में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वन के बाद में हमको कुछ कंपैरेटिव वर्ड नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे CW का मतलब कंपैरेटिव वर्ड होगा दोस्तों। कंपैरिजन वर्ड्स आपने सुना होगा, कंपैरिजन वर्ड्स कह सकते हैं इसको। अगर सेंटेंस में हमको कंपैरिजन वर्ड्स नज़र आ जाता है और फिर से उस कंपैरिजन वर्ड्स के बाद माय डियर फिर से हमको नज़र आ जाता है सब्जेक्ट टू, फिर से हमको नज़र आ जाता है सब्जेक्ट टू। यहाँ पर जो होगा वो सब्जेक्ट वन होगा माय डियर, यहाँ पर जो होगा वो सब्जेक्ट टू होगा। तो आपको इतना ध्यान देना है कि इनके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ माय डियर या फिर मेन वर्ब की बात करूँ, थोड़ा इस पे आप दिमाग लगाइएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ या मेन वर्ब की बात करूँ तो याद रखिएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो माय डियर, उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये फार्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। आज का कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा एक बार सुनिए। हमने कहा अगर हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट वन नज़र आ जाता है, सब्जेक्ट टू नज़र आ जाता है दोस्तों, और सब्जेक्ट वन और टू के बीच में कंपैरेटिव वर्ड या कंपैरिजन वर्ड्स नज़र आ जाता है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा। अब वो कंपैरिजन वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। वो कंपैरिजन वर्ड्स हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया एक प्यारा सा शब्द आ गया एज वेल एज, ये सेंटेंस में दोस्तों ये आ सकता है, एज वेल एज लिखा मिल जाए। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू के बीच में कंपैरिजन वर्ड्स मतलब एज वेल एज हो या फिर दोस्तों नो लेस देन हो, नो लेस देन हो माय फ्रेंड्स, या फिर कभी कभी हमारे सामने नज़र आ जाता है एज मच एज हो दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं स्मार्टर देन। जी हाँ, मैंने क्या लिखा दोस्तों, स्मार्टर देन। इसके अलावा और भी शब्द होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो याद रखिएगा। मैंने कहा सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में अगर इनमें में से कुछ भी नज़र आ जाता है माय डियर, इनमें में से कुछ भी नज़र आ जाता है
तो याद रखिएगा जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोई प्रॉब्लम? ठीक है सब। तो बच्चों इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा, इतना आपको दिमाग में रखे हैं। एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दे करके कुछ समझाता हूँ चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। नोट कर चुके होंगे दोस्तों। चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा सी एस विल एस सी as well as I am interested। दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा, मैंने लिखा सी एज वेल एज आई एम इंटरेस्टेड। अगर यहाँ पर देखें माय डियर, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इसको देखें तो एक प्यारा सा सब्जेक्ट हमको यहाँ नज़र आ रहा है सी, एक प्यारा सा वर्ड हमको नज़र आ रहा है सी। इसके बाद फिर देखिएगा दोस्तों, एक प्यारा सा वर्ड यहाँ नज़र आ रहा है आई। और आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसके बीच में आप यहाँ देख सकते हैं हमको नज़र आ रहा है एज वेल एज। यहाँ देख सकते हैं, मैंने कहा क्या, इसको मान लेंगे सब्जेक्ट 1 दोस्तों, और इसको मान लेंगे सब्जेक्ट 2। और मैंने बताया क्या, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जो एम आया है बेटा वो आई के हिसाब से आया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आई के साथ हम हमेशा एम का जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने बताया क्या, इसमें से अगर कोई भी फ्रेज आपको नज़र आ जाता है दोस्तों, तो जो भी वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यानी यहाँ पर अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ सी के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए, अर्थात यहाँ एम कहना गलत होगा बेटा, और यहाँ हम मतलब यूज कर देंगे दोस्तों इज का। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से राइट कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ब किसका यूज करेंगे दोस्तों, इज का। जी हाँ, यहाँ इज का यूज कर देंगे, एम नहीं लग सकता, आई के हिसाब से एम नहीं। हालांकि ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें से अगर कोई भी फ्रेज आपको नज़र आ जाता है बेटा तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज होगा। चूँकि सी के साथ एम लग नहीं सकता, इसीलिए मैंने सी के साथ यहाँ इस लगा दिया। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आपने इसको नोट कर लिया, उस क्वेश्चन को नोट करिए। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। इसको भी इरेज कर दूँ दोस्तों, नोट कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं, चलिए और कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूँ दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ठीक, क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन। चलो मैंने लिखा यू एज मच एज ही इज अवेयर। दोस्तों इसको तो दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप यहाँ देख लीजिए।
यू एज मच एज ही इज़ अवेयर। आप यहाँ देख सकते हैं एक प्यारा सा सब्जेक्ट दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है और इसको हम सब्जेक्ट 1 बोल सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है दोस्तों ही, इसको हम बोल देंगे सब्जेक्ट 2 दोस्तों बोल सकते हैं। मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है। और आप देखिए यहाँ पर हमको नज़र आया फिर से माय फ्रेंड्स क्या, एज मच एज। मैंने कहा क्या, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के बीच में कोई भी कंपैरिजन वर्ड्स आएगा, अभी मैंने कंपैरिजन वर्ड्स आपको राइट करवाया, कोई भी कंपैरिजन वर्ड्स आएगा माय डियर, तो जो भी वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। तो ही के साथ इज सही है, लेकिन यू के साथ दोस्तों कभी इज नहीं लगता, अर्थात इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ इज कहना गलत होगा बेटा। यहाँ हम लगा देंगे आर। जी हाँ, यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, आर होगा माय फ्रेंड। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और। थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा सी नो लेस, सी नो लेस देन me, see no less than me, am, see no less than me, am very sorry, नहीं ऐसा कर नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा, हम कर दें यहाँ पे मैं राइट कर दूँ वेरी सिंसियर। जी हाँ दोस्तों, फिर से क्वेश्चन मैंने लिखा, ये सिंसियर लिखा है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो फिर से मैंने लिखा सी नो लेस दैन मी, आई एम वेरी सिंसियर। अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा, आइए समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करूं दोस्तों, तो यहाँ देखिए एक प्यारा सा वर्ड मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों सी। अब इस सी को माय फ्रेंड हम मान सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट 1, ठीक। और यहाँ देखिए मी लिखा है दोस्तों, और इस मी के बीच में यहाँ नज़र आ रहा है नो लेस देन। बोलो हाँ, नज़र आ रहा बेटा। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी सेंटेंस में नो लेस देन नज़र आ जाए, एज मच एज नज़र आ जाए, अभी मैंने बताया है आपको, तो उसमें जो पहले होगा वो सब्जेक्ट 1 होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट 2। अब आप यहाँ देख लीजिए, इसको सब्जेक्ट 2 होना चाहिए, तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले काम करिए, इस मी को आई बना दीजिए। यहाँ मी नहीं, क्या होगा दोस्तों, आई कहना सही होगा। अब ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया। यहाँ जो भी होगा वो हमेशा सब्जेक्ट 2 होगा, यहाँ जो होगा वो सब्जेक्ट 1 होगा। ये सब्जेक्ट 1 तो ठीक था बेटा, लेकिन यहाँ मी लिखा था, मी ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए मी को मैंने सब्जेक्ट बना के राइट कर दिया आई, और ये हो गया सब्जेक्ट 2। मामला फिलहाल तो ठीक है, लेकिन एक गलती है दोस्तों, यहाँ लगा है आई एम। और दोस्तों यहाँ आई एम कहना बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों, क्योंकि जो भी एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट है। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग माय डियर यहाँ क्या कहना सही होगा, इज कहना ज़्यादा सही होगा। अर्थात इसका आंसर सी नो लेस देन आई, यहाँ आई तो रहेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई रहेगा, आई इज वेरी सिंसियर। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके रीजन्स को हम तब पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव्स को बहुत डेप्थ में हम दोस्तों पढ़ेंगे आपके साथ मिल करके। एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर और भी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ला रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट करिए आप जल्दी से। इसको आप नोट कर चुके होंगे। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, सॉरी एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। इसको इरेज कर देता हूँ।
ये कॉन्सेप्ट आज का था। अब चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होगा आज का अगला जो कॉन्सेप्ट होगा। चलिए देखिए, अगला जो वर्ड्स है दोस्तों इसी से मिलता जुलता कुछ होगा, लेकिन अब की बार मामला कुछ अलग होगा दोस्तों। मैंने कहा अगर हमारे सामने सब्जेक्ट वन नज़र आ जाए, अगर हमारे सामने सब्जेक्ट वन नज़र आ जाए दोस्तों, और इसके बाद कोई भी फ्रेजल वर्ब नज़र आ जाए, कोई भी फ्रेजल वर्ब नज़र आ जाए दोस्तों, जी हाँ, फिर इसके बाद दोस्तों लिखा मिल जाए सब्जेक्ट टू, इसके बाद लिखा मिल जाए सब्जेक्ट टू, तो याद रखिएगा इसको सब्जेक्ट वन बोलेंगे और इसको सब्जेक्ट टू बोलेंगे। तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। और कौन कौन से फ्रेजल वर्ब है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। जैसे मान लिया आपको लिखा मिल सकता है असिस्टेड बाय, ये हो गया दोस्तों। और या फिर अकस्टम्ड टू हो गया दोस्तों, या फिर फॉरवर्डेड बाय। ये सब अगर सेंटेंस में नज़र आ जाते हैं तो बस इतना समझ लीजिएगा कि इनके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा, इनके पहले भी एक सब्जेक्ट होगा, इनके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा, इनके पहले भी एक सब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा बेटा, वो हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया एक एग्जांपल मैंने कहा, चलिए मैं राइट कर देता हूँ इसे। जी हाँ, मैंने एक एग्जांपल कहा, एक मिनट, हाँ ठीक, राज असिस्टेड बाय। मैंने क्या लिखा दोस्तों, राज असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स। राज, एक मिनट थोड़ा सा, राज असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स हैव एक मिनट हैव टेकन द डिसीजन जी हाँ, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, राज असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स हैव टेकन द डिसीजन। अगर इस सेंटेंस को देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेंटेंस को देखें बेटा तो यहाँ पर ये लिखा मिल रहा है राज। इस राज को बेटा मैं मान सकता हूँ सब्जेक्ट वन, जी हाँ, इस राज को मान सकता हूँ सब्जेक्ट वन। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है हिज फ्रेंड्स, जी हाँ, इस फ्रेंड्स को मान सकता हूँ सब्जेक्ट टू। और इनके बीच में बेटा लिखा है असिस्टेड बाय, इनके बीच में लिखा है असिस्टेड बाय। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं हैव की बात करूँ बेटा, तो हैव का यूज जाहिर है, स्पष्ट है कि हैव का प्रयोग इस फ्रेंड्स के हिसाब से हुआ है।
लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें से अगर कोई भी फ्रेजल वर्ब आ जाता है बेटा, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ये प्लूरल है सो हैव लग गया। राज हमारा सिंगुलर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है बेटा। तो इस राज के अकॉर्डिंग यहाँ दोस्तों हैव ना कह करके यहाँ पर हैज लगाना ज़्यादा सही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में नोट कर लीजिएगा, यहाँ हैज कहना ज़्यादा सही होगा। ये कहना ज़्यादा सही होगा बेटा, अर्थात यहाँ हैज लगेगा। राज असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स हैज़ टेकन द डिसीजन। यहाँ पहले हैव लगा था इस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग वो आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने हैज़ लगा दिया। इसको भी नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट और बताऊँगा, इसके बाद आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ दोस्तों। नोट कर चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, समझ लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। वो प्यारा सा अक्सर ही कंफ्यूज करेगा। देखिए कभी कभी हमारे सामने क्या होता है, कभी कभी दोस्तों हमारे सामने दो सेंटेंस जुड़े मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से आपके सामने लेकर के आएंगे। कभी कभी हमारे सामने दो सेंटेंस लिखा मिल जाता है, कभी कभी हमारे सामने दो सेंटेंस जुड़ा मिल जाता है हु से दोस्तों। जी हाँ, किससे? हु से। दिमाग में अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। और हु के ठीक पहले बेटा, हु के ठीक पहले यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। यन का मतलब नाउन और पी का मतलब प्रोनाउन, कुछ भी लिखा मिल सकता है। मैंने कहा कभी कभी हमारे सामने दो सेंटेंस, जी हाँ दो सेंटेंस हु से जुड़ा मिल जाता है बेटा, और उसके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नज़र आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन नज़र आता है बेटा। तो याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब होगा बेटा, उसका प्रयोग हम हमेशा इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। मैंने कहा अगर दो सेंटेंस हु से जुड़े हैं और उसके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा वो यहाँ के लिखे नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। और इस नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पर हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। हालांकि ये एंटीसीडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, ये सब हम प्रोनाउन के डिटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। इतना समझिए कि जब दो सेंटेंस हु से जुड़ा मिल जाए तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वो यहाँ के लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा बेटा। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, हमने कहा राज कॉल्ड ए बॉय who was या who were reading a book। देखिए इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर देखिए एक प्यारा सा सेंटेंस मैंने लिखा है ये, और एक प्यारा सा सेंटेंस इधर लिखा है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु। आप यहाँ देख सकते हो इन दोनों ही सेंटेंस को जोड़ने का काम हु कर रहा है। और हु के ठीक पहले यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है
बॉय। फिलहाल यहाँ बॉय के ठीक पहले ऐसे कंडीशन में यहाँ दा लगेगा दोस्तों। अब क्यों दा लगेगा, कैसे लग रहा है, इसका रोल क्या है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल वीडियो में। तो इसका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, राज कॉल्ड द बॉय हु। अब देखो यहाँ दो वर्ब हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वास, एक है वर। तो मैंने कहा ना कि अगर दो सेंटेंस हु से जुड़े हों तो हु के ठीक बाद जो भी वर्ब आएगा वो यहाँ के नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे नाउन लिखा है बॉय, अब आप बताइए यहाँ पे जो बॉय लिखा है दोस्तों वो सिंगुलर है या प्लूरल है? जी हाँ, सिंगुलर है, तो यानी यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे वाज का, यानी वर कहना गलत होगा बेटा। यदि यहाँ पे बॉयज होता, यदि यहाँ पे बॉयज होता बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब यूज करते। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था कॉन्सेप्ट, इसको नोट करिए। फिर दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। दोस्तों सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। अब उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे दोस्तों, तो उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अब हम उस कॉन्सेप्ट को बता देंगे मेरे प्यारे मित्रों। और अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ाया है दोस्तों, चाहे वो नाउन का हो चाहे वो प्रोनाउन का, आप उसको शानदार तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब को लेकर के कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना हो। इस चीज़ को दिमाग में आप रखे रहिएगा। बाकी कल से फिर से मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप मेरा सारा का सारा कंटेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देखा होगा तो गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए करके आऊँगा, आप मुझसे पहले साल पढ़ के मुझे दिखा दोगे दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे मित्रों शुभ रात्रि, गुड नाइट।